हाँ जी बच्चों, चल रही है नीट की जेई की तैयारी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे हैक्स जो आपको एमसीक्यूज़ के साथ डील करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। आउटसेट मैं आपको ये बता रही हूँ कि दिस इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आपकी अच्छी प्रिपरेशन, हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, बट वंस यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल देन देर इज़ अ पैटर्न टू द एमसीक्यू। एक साइकोलॉजी होती है एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी। अगर आप उसे जानते हैं देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर देन द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु डोंट नो दिस, राइट। एंड अगेन ये कोई चीप ट्रिक्स या तुक्के नहीं है। These are some of the observations that I have made in the last 25 years of my NEET coaching experiments. So let's see, we will start with now let me ask you a question. आपने सुना है when in doubt tick C, मतलब अगर डाउट हो रहा हो और आंसर मार्क करना ज़रूरी हो एक स्कोर बिल्ड करने के लिए तो C मार्क कर दीजिए। मोस्ट कॉमनली C ही आंसर होता है। इसका आंसर मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी, सो देखते रहिएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। दूसरा, आपने क्या ये भी सुना है कि जो लॉन्गेस्ट एक्सप्लेनेशन वाला जो ऑप्शन होता है वही सही होता है, बिकॉज अदरवाइज़ कोई इतनी ट्रबल क्यों लेगा ना इतना सारा लंबा सा एक्सप्लेनेशन लिखने में। इसका भी आंसर मैं आपको एंड में बताऊंगी, बट फर्स्ट टिप के साथ हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट टिप? The tip is that read to the end of the question paper in the beginning only. अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में, 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में मुझे फ़िज़िक्स से बहुत डर लगता था, तो फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर मैं पढ़ती ही नहीं थी कि अगर मैंने पढ़ लिया तो मैं घबराहट में जो आते हुए क्वेश्चंस हैं वो भी भूल जाऊँगी। सो दिस इज़ अ वन वेरी बिग मिस्टेक दैट आई मेड. There are the values that were required to be put in the numericals. I put them all through my memory, जो मुझे याद आ रहे. But in the end, when I reached the end of the paper, I found all the constant values given at the end. So that is only one of the problems that you might face. There must be some information towards the end of the question paper जो आपको थ्रू द क्वेश्चन पेपर कहीं रिक्वायर्ड हो सकती है. नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कई बार एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में मिल जाता है. अगर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट एक सरसरी तौर पे पढ़ा हुआ है जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें, सो एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि कौन से क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं. और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो पहले क्वेश्चन पढ़ने में भी एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ती है. द फर्स्ट टाइम यू रीड द क्वेश्चन पेपर, when you are doing the questions, first read the stem of the question और immediately आप options के ऊपर मत जाइए. पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के अपने आंख बंद करके एक क्विकली कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लीजिए और अपना एक आंसर डेवलप कर लीजिए बिफोर ऑल दी चॉइसेस स्टार्ट हाईजैकिंग योर माइंड. कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो आपका माइंड हाईजैक करके ले जाते हैं कि हाँ ये सही लग रहा है, but before that make your own concept. So reading the question paper till the end quickly in the beginning is a very very important strategy, and so is the reading of the stem of the question, the main part of the question before looking at the choices. ये बात बहुत important है. इसके साथ एक मैं आपको और स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ. स्ट्रैटेजी नंबर 2, द हार्ड स्टार्ट जंप टू ईजी स्ट्रैटेजी. इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत वेल नोन स्ट्रैटेजी है कि जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं आप उनसे स्टार्ट कीजिए. एंड व्हेन इफ़ यू कैन आंसर देम गुड इनफ, बट इवन इफ़ यू कांट आंसर देम देन डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन देम. इंस्टेड क्विकली ईजियर चॉइसेस पर आप जंप कर जाइए. इससे 2 बेनिफिट्स होते हैं. एक तो हार्ड के बाद जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं ना वो करने में एक हाई मिलता है और वो बहुत क्विकली हो जाते हैं. एंड सेकेंडली लेट मी शेयर विद यू कि हमारा मोर देन 90% ऑफ द माइंड जो है वो सबकॉन्शियस में वर्क करता है. सिर्फ 10% या एक्चुअली उससे भी कम जो माइंड है वो कॉन्शियसली वर्क करता है. तो जब आप बाकी का क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन पीछे से लगा हुआ होगा उसका आंसर कहीं ढूंढने के लिए. एंड who knows, you might just have a eureka moment
which means you might just recall reading something somewhere, that gives you the answer towards the end. ऐसे यूरेका मोमेंट्स हम सबके साथ होते हैं, बट यू हैव टू गिव इट टाइम. सो सबकॉन्शियस माइंड को डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करने के लिए आप टाइम ले लीजिए बाय रीडिंग देम इन द बिगनिंग, ठीक है ना. थर्ड हैक क्या है? क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार कोई ना कोई कैच होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नॉट वर्ड है वो तो अक्सर ही नज़रों से स्लिप हो जाता है, और कभी कभी हम आंसर मार्क करके आ जाते हैं विदाउट टेकिंग इन कंसिडरेशन कि क्वेश्चन में नॉट पूछा गया था, और हम आंसर कराते हैं अफर्मेटिव में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और बार बार पढ़ लें. और उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. So obviously the statements out of 4, for example 3 are correct and 1 is incorrect. So कभी कभी ऑप्शंस पढ़ना शुरू करते तो हम भूल ही जाते हैं कि हमें इनकरेक्ट निकालना है कि करेक्ट निकालना है, और उसके चक्कर में किया है ना आपने, ऐसा बहुत बार हुआ है ना. तो याद करिए, ये तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है. तो इसके लिए क्या करना होता है कि आप जब ऑप्शंस पढ़ना शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ने के बाद पेंसिल से उसके बाद क्वेश्चन पेपर पे ही इनकरेक्ट या करेक्ट का मार्क बना दीजिए. बिकॉज बाय द टाइम यू रीच द लास्ट ऑप्शन समटाइम्स यू माइट बिकम सब्जेक्ट टू अ बायस, राइट. तो आप शुरू में ही मार्किंग शुरू कर दीजिए, क्रॉस या राइट या आई या सी, जो आपको लग रहा है आंसर हो सकता है वो आप उसमें मार्क्स लगाना शुरू कीजिए. टिल द एंड ऑफ द क्वेश्चन व्हेन यू हैव डन द 4 चॉइसेस, तो आपको मालूम चल जाएगा कितने उनमें से आई हैं और कितने आप उसमें से सीज हैं. सो दैट इज़ हाउ यू शुड डू दीज क्वेश्चंस. देन इसके अलावा एक चीज़ आपको बताती हूँ. आप इसे कितने लोगों को ये सोचते हो कि ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव अगर दिया है तो आंसर वही होना चाहिए. एक्चुअली सिर्फ 52% टाइम्स ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव आंसर होते हैं, बट मेनी टाइम्स 48% टाइम्स ये ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए भी बनाए जाते हैं. तो प्लीज़ इस ट्रैप में मत गिरिए, ध्यान से सारी चॉइसेस पढ़िए. ज़रूरी नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव ही आंसर हो, राइट. उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टिप है वो क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब आप कहेंगे क्वेश्चन के भी टाइप्स होते हैं. हाँ जी बिल्कुल, कैरेक्टर होता है. जैसे आपकी पर्सनालिटी है वैसे एमसीक्यू की भी एक पर्सनालिटी होती है. कई तो एमसीक्यूज जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू है उसमें क्या करना है, एकदम से एनसीईआरटी रिकॉल कर लीजिए कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्या स्टेटमेंट दिया है, वही आंसर है. कुछ क्वेश्चंस की पर्सनालिटी होती है कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं. तो उसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, इंफॉर्मेशन को इंटरलिंक करना है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो उसका आंसर आपको एक ही चैप्टर में से मिल जाएगा. आपको बहुत सारे चैप्टर्स में से या एटलीस्ट 2 चैप्टर्स में से उसकी इंफॉर्मेशन को लिंक करके कॉन्सेप्ट से उसको आंसर करना होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर टू लिंक इंफॉर्मेशन अक्रॉस द चैप्टर्स एंड अक्रॉस द सब्जेक्ट्स ऑल्सो, राइट. देन तीसरे तरह के हमारे क्वेश्चंस होते हैं माउस ट्रैप क्वेश्चंस. ये बड़े सिंपल होते हैं, वेरी इजी, लेकिन उसमें एक ट्रिक डाल देता है. तो ये एक तरीके का साइको प्ले है. जो पेपर सेटर होता है ना, उसको कहीं ना कहीं तो आपको ट्रिक करना है, राइट. तो एक सिंपल से क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक डाल के ही वो उसको जो है आपके लिए एक तरीके से डिफिकल्ट बना देता है. दैट यू आर वेरी लाइकली टू फॉल इन दैट ट्रैप एंड आंसर इट इनकरेक्टली. तो ऐसे माउस ट्रैप क्वेश्चंस को आप प्लीज़ ध्यान रखिए. माउस ट्रैप क्वेश्चंस या माउस ट्रैप्स आर फॉर माइस, नॉट फॉर लॉयंस लाइक यू, राइट. सो बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन. ये नहीं कि बस बैठ गए आंसर करने, तो ये नहीं सोचा किस तरह का क्वेश्चन है, नहीं. व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन उसकी पर्सनालिटी जज करने की कोशिश कीजिए. बट ऑल दिस मस्ट बी डन इन स्प्लिट सेकेंड्स. ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हो आप, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट. देन एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल जार्गन टाइप क्वेश्चंस. जार्गन टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें दुनिया भर की टेक्निकल इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है कि आप उसे पढ़ते ही उसे डिस्कार्ड कर दे कि नहीं भाई ये तो टर्म हमने सुने ही नहीं, ये क्वेश्चन तो हमें आएगा ही नहीं.
बट बिलीव मी, पहली या दूसरी लाइन ख़त्म होते ही तीसरी लाइन से एक्चुअली क्वेश्चन शुरू होता है। पहली और दूसरी लाइन तो कई बार जो है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली होती है, सो उसमें जल्दी मत कीजिए। आप इतनी बात ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा कोई आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएगा कि आपने कभी टर्म्स बिल्कुल भी नहीं सुने, और नहीं भी सुने हैं ना तो आप ये समझ लीजिए कि ये किसी ना किसी तरीके की कंफ्यूजिंग टेक्निक है, राइट। सो आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बिना पैनिक करे, बिना आपकी हार्ट बीट तेज़ हुए, बिकॉज यहाँ आपके अंदर एड्रेनलिन बना नहीं, वहाँ आपकी क्लियर थिंकिंग बंद हुई नहीं। तो ये साइको प्ले से आपको बचना सीखना है अभी से, कि टेक्निकल वर्ड्स देखते ही आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी, और पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। पॉसिबल है कि वो टेक्निकल वर्ड से आंसर का कोई रिलेशन ही नहीं हो, ठीक है ना। तो ऐसे जार्गन टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे आएंगे क्वेश्चन, ज़रूर आएंगे, है ना। सोचिए ना, जो पेपर सेटर है वो किसी ना किसी तरीके से तो डिफरेंशिएटर्स बनाएंगे ना आपके बीच में और किसी और के बीच में, विच मीन्स कौन सा व्यक्ति है जिसने तैयारी तो देखिए सबने करी है, किसी ने अच्छी किसी ने कम अच्छी, लेकिन एट द सेम टाइम क्लियर थिंकिंग की जो एक ट्रेनिंग है वो भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, राइट। एंड एक जो हम सबके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, इसमें तो आई थिंक मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। बट एक बात मैं कहूँगी, अक्सर वो मिस्टेक्स इसलिए नहीं होती कि आपको नहीं आते, इसलिए भी होती हैं कि एग्जामिनर जो बनाने वाला था क्वेश्चन को, उसकी इंग्लिश शायद बहुत अच्छी नहीं थी, या जो उसके माइंड में एक प्री सेट नोशन था जिसके हिसाब से उसने क्वेश्चन बना दिया, बट द क्वेश्चन इट सेल्फ इज़ नॉट वेरी साउंड। एटलीस्ट इंडिया में क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत देखे हैं, असर्शन रीज़न। तो अगेन आपको ये सारी बातें ध्यान रख कर ही आंसर चूज़ करना है। कौन सी बातें? पहली बात तो जब आप असर्शन पढ़ते हैं ना तो रीज़न को छुपा लीजिए अपने हाथ से या स्केल से या पेन से, जो भी आपके पास है, रीज़न को छुपा लीजिए। और जब आप असर्शन पढ़ते हैं उसके बाद लगाइए बिकॉज, और फिर सोचिए कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। पहले रीज़न को अपने अंदर से निकालिए, राइट। देन रीड द रीज़न गिवन इन द क्वेश्चन पेपर एंड सी इफ इट मैचेस विद इट। चलिए, मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, आंसर ए है। लेकिन नहीं मैच किया तो एकदम से क्या BCD मार्क कर देना है? नहीं, उससे पहले एक काम और करना है आपको। इससे पहले आपको देना है एक कह सकते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट। किसको? किस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट? कि जो बनाने वाला है वो किस तरह से सोच रहा होगा। हो सकता है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी, या हो सकता है वो इस तरीके से सोच रहा हो, उसकी रिवर्स साइकोलॉजी प्ले कर रही हो, तो हो सकता है कि उसने ये वाला आंसर को एक रीज़न बना के डाल दिया हो। तो इसमें बहुत इंटेलिजेंट वर्किंग करनी होगी। थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि रीज़न पास आ रहा है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स में, बट कहीं पास आ रहा है आपके सोचे हुए रीज़न के साथ, और आप कॉन्फिडेंट हो दैट इज़ उस रीज़न के बारे में, तो आप ए मार्क कीजिए, अदरवाइज लुक फॉर द अदर चॉइसेस, है ना। तो देखिए कितना कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब रिसर्च क्या बताती है मैं आपको बताती हूँ। मैंने पूछा था ना शुरू में आपसे कि अगर डाउट हो रहा है तो सी आंसर मैक्सिमम हो सकता है, बट लेट मी टेल यू समथिंग। स्टैटिस्टिक्स रिसर्चेस कुछ और ही बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर किसी MCQ में 3 ऑप्शंस हैं तो ABC होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। अगर किसी में 4 ऑप्शंस हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अब तक B की मिली है, और अगर 5 ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है तो E इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। बट लेट मी टेल यू समथिंग, ऐसी तुक्केबाजी पे आप बिल्कुल भी डिपेंड मत कीजिए, है ना। नॉट नेसेसरीली कि आपको उस पर्टिकुलर केस में वो प्रोबेबिलिटी वर्क कर भी रही है कि नहीं कर रही है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आपसे, अक्सर जो ऑप्शन सबसे लंबा ऑप्शन होता है, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन होता है, वही करेक्ट आंसर होता है। वेल 73% टाइम्स यस, ये स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। बट अगेन दिस माइट बी अ माउस ट्रैप, एंड एज आई टोल्ड यू, mouse trap is for the mice only, not for you. So it can be the answer, but आप उसको completely properly weigh कर लीजिए
और तभी आंसर को मार्क कीजिए, राइट। सो बी रिलैक्स्ड, नंबर 1। बी डिटैच्ड। डिटैच्ड मतलब किससे डिटैच्ड रहना है आपको? आपको रहना है रिजल्ट से डिटैच्ड, है ना, क्योंकि द मोर वी आर अटैच्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, द मोर वी आर लाइकली टू पैनिक, द मोर लाइकली इट इज़ दैट हमारे अंदर जो जिसे बोलते हैं ना स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ये सब बनना शुरू हो जाएंगे। और ये जो होते हैं ना, आपको पता है ये सब जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारा सारा ब्लड सप्लाई जो है हमारे लेग्स में, हमारे मसल्स की तरफ, वॉलंटरी मसल्स की तरफ ले जाते हैं, जो कि एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी हो जाता है। तो सारा ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन से तो चला ही जाना है ना। तो अगर ब्रेन से ब्लड सप्लाई चला गया तो क्लियर थिंकिंग इमीडिएटली सफ़र करेगी, है ना। यू विल बी लाइक अ हाई टेंशन वायर, ज़रा सा पास आया नहीं कि स्पार्किंग हो गई, और फिर तो सोच ही लीजिए क्या होने वाला है आपके टेस्ट का, है ना। सो भगवान भगवद गीता में भी एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, है ना, कि यू बी अटैच टू योर ड्यूटी ओनली, डोंट बी अटैच टू द रिजल्ट, ठीक है। वो दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, इसके बारे में हम और कभी बात करेंगे। अब आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको ये बेनिफिशियल लगे पॉइंट्स की नहीं। We can make a very detailed video about this also, the kinds of questions, but only if you ask me. So please like, share and subscribe. दूसरे बच्चों का भी भला करो, क्योंकि ये तो शास्त्रों में लिखा है, क्या जो दूसरों का भला करता है उसी का भला होता है। Till then, please prepare hard and also develop these clear thinking skills with the help of these hacks. Take care.